हेलो फ्रेंड, यूर वेलकम ऑन आवर चैनल। तो आज हम यहाँ पर बेसिकली क्या करने वाले हैं, आज हम यहाँ पर क्लास 10th के एक सैम्पल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड, जो ये हमारा सैम्पल पेपर होने वाला है वो आपका दोनों के लिए होगा, वो आपका बेसिक के लिए भी है, प्लस में वो आपका स्टैंडर्ड एग्ज़ाम के लिए भी है। जिन्होंने बेसिक ले रखा है वो भी सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे, जिन्होंने स्टैंडर्ड ले रखा है वो भी इसे सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको कुछ टाइम दूंगी सॉल्व करने के लिए, आफ्टर डैट आपको आंसर बताए जाएंगे। एंड इससे पहले आप वीडियो को थोड़ा पॉज करेंगे और उसके बाद खुद से एक बार कैलकुलेशन करके आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, फिर अपने आंसर को मैच करेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम पूरा एक सैम्पल पेपर देखने वाले हैं जिसके अंदर जो हमारे स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चंस होंगे वो हमारे MCQs होंगे। तो जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे उतने क्वेश्चन को हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप ज़रूर वीडियो को पॉज करना एंड अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी अपनी रिवीजन को फास्ट कर सके और अच्छे से अपने चैप्टर्स को रिवाइज कर सके। चलिए फिर हम अब यहाँ पर अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अब हम यहाँ पर अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो सभी पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। विच टर्म ऑफ AP इज़ 2 - 1 - 4 - 7 इज़ -40। तो यानी क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच टर्म, यानी कि आपको यहाँ पर क्या निकालना है, n निकालना है। फ्रेंड, आई होप आपने इससे प्रीवियस वीडियोस देख ली होगी। मैंने चैप्टर कंप्लीट 5th को जो है वो करवा दिया है, उसे बिल्कुल अच्छे से एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन मैंने उसके अंदर सॉल्व करवाया है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देख लेना, ताकि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर AP चैप्टर से रिलेटेड वो सारे आपके क्लियर हो सके। तो चलिए अब हम हमारे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी पहले ट्राई करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की, क्वेश्चन को समझेंगे और उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सभी। चलिए आपको टाइम देते हैं थोड़ा। यहाँ पर फ्रेंड आपको A दिया हुआ है, D दिया हुआ है और लास्ट टर्म दी हुई है और n निकालना है। सॉल्व करेंगे सभी। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन को देखते हैं कि अब हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हमारे पास ये AP दी हुई है 2 - 1 2 - 1 - 4, इस तरीके से हमें दिया हुआ है डैश 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 माइनस का 40। तो ये हमारी फ्रेंड क्या दी हुई है, हमारी AP हमें गिवन है। तो सबसे पहले जो जो चीज़ हमें दी हुई है वो हम लिख लेते हैं। फ्रेंड, हमने पढ़ा था जो हमारी सबसे पहली टर्म होती है, जैसे कि 2 से स्टार्ट हो रहा है तो ये हमारा A है। A कितना है, 2। आगे हम निकालते हैं D हमें से स्मॉल लिखना है, आपको कभी भी कैपिटल का यूज़ नहीं करना है। तो D कैसे निकालते हैं फ्रेंड, A2 - A1 करके। तो फ्रेंड A2 मतलब क्या, माइनस का 1 और माइनस का 2। तो आपके पास कितना हो गया, माइनस का 3, यानी A हो गया 2 और जो आपका D है वो कितना है आपका फ्रेंड, माइनस का 3। एंड इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, लास्ट टर्म यानी कि an कितना गिवन है, माइनस का 40। आई होप आपने यहाँ तक कर लिया होगा। आपको निकालना क्या है फ्रेंड, n जो है वो आपका क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए अब हम निकालते हैं, अपने फॉर्मूले को सबसे पहले पुट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है लास्ट टर्म का फॉर्मूला, an = a + n - 1 D। an कितना दिया हुआ है फ्रेंड, माइनस का 40 = a आपके पास कितना है 2 प्लस n आपके पास नहीं है तो एज इट इज़ रख देंगे। D आपके पास कितना है, माइनस का 3। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, माइनस का 40 = 2 प्लस माइनस का 3n माइनस माइनस प्लस का 3। आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 40 = 3 और 2 कितना होता है 5 माइनस का 3n। अब ये 5 इधर जाएगा तो प्लस का 5 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस के 40 में माइनस का 5 ऐड करोगे तो माइनस का 45 = माइनस का 3n।
ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक आप आ जाओगे तो माइनस से माइनस कैंसिल एंड यहाँ पर हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 45 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 1 जा 3 और ये हो गया 3 5 जा 15, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 15th टर्म, यानी कि C इज़ द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर जिनका आंसर C ऑप्शन आया है वो बिल्कुल करेक्ट है, उन्होंने जो कैलकुलेशन की वो बिल्कुल ठीक है। तो जिनका आंसर गलत भी आया है तो वो घबराए ना, बल्कि क्या करें, क्वेश्चन को हमने कैसे किया है इसे समझे। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर C इज़ द राइट आंसर। चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखिए फ्रेंड, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y इज इक्वल्स टू f ऑफ x हैज़। यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और आपको इस ग्राफ को देखना है और जो है वो आपको कैलकुलेशन करके बताना है कि राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो बताएंगे सभी, सॉल्व करेंगे, आपको कुछ टाइम दिया जाता है, ट्राई करेंगे आप सॉल्व करने का। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आपको जो है वो एक क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पर आपको बोला हुआ है कि यहाँ पर y जो है वो हमारा f ऑफ x है। एक बार रुकिए, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा y है वो हमारा f ऑफ x दिया हुआ है। ठीक है, फिर हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो 2 zeros है, 1 0 एंड 0 इज़ 3 है, या फिर 1 0 एंड 0 इज़ 4 है, या फिर 9 0 1 है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हमारा बी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऐसा हमने क्यों कहा, क्योंकि जो f ऑफ x होता है वो इंटरसेक्ट करता है x पॉइंट पे, केवल एक ही पॉइंट पे कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, सो जो हमारा 0 है वो तो 1 है एंड जो इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस पे वो हमारा 3 है। ठीक है, जैसे कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा फिगर के अंदर। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि y इज इक्वल्स टू में f ऑफ x इज़ 3। ठीक है फ्रेंड, इसलिए जो बी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है, जिसका मतलब है 1 0 एंड 0 इज़ 3। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3, द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। हमें यहाँ पर जो हमारा शेडेड पोर्शन है उसका क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। तो आप सभी निकालेंगे, आपके पास ऑप्शन गिवन है तो सभी ट्राई करेंगे। यहाँ पर हमें 2 सर्कल दिए हुए हैं, एक स्मॉल सर्कल दिया हुआ है और एक लार्ज सर्कल दिया हुआ है। तो आप सभी एरिया निकालेंगे उसका जो कि शेड किया गया है, यानी कि ये आपको जैसे 2 सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से, और ये जो ये वाला पोर्शन है ये आपको क्या करना है फ्रेंड, कैलकुलेट करना है, जो ये शेडेड रीजन है। तो निकालेंगे सभी। वीडियो को पॉज कर लेना, हम देखते हैं कि क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। तो आई होप आपने कर लिया होगा। तो अब हम यहाँ पर इसका राइट आंसर देखते हैं। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा था कि ये हमें एक डायग्राम दिया हुआ था और हमें यहाँ पर शेडेड रीजन को निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, जो जो चीज़ हमें दी हुई है वो हम देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो हमारी रेडियस है, रेडियस किसकी, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, यानी जो हमारे स्मॉल सर्कल की रेडियस है वो हमें 31 सेंटीमीटर गिवन है। एंड फ्रेंड, वो हमें क्या कहता है, जो रेडियस है लार्ज सर्कल की, लार्ज सर्कल की कितनी हो जाएगी, 31 प्लस। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो चौड़ाई दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 4.5, यानी इतना चौड़ा है। तो हम क्या बोल देंगे, 4.5 को मैं ऐड कर दूँ स्मॉल वाले में, तो ऐड कर दूँगी तो फ्रेंड मेरे पास कितना हो जाएगा, 35.5 सेंटीमीटर। लार्ज जो हमारा सर्कल है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 35.5 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना क्या है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन।
तो मैं क्या बोलूँगी, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू, यानी बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले को माइनस कर दूँ तो मैं क्या बोलूँगी, पाई, इसको मैं R1 दे देती हूँ, ठीक है, R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, ऐसे कर देते हैं। मैं दूसरे पेन का यूज़ कर लेती हूँ, जैसे पाई। अब पाई है, पाई मुझे दिख रहा है तो मैं कॉमन निकाल दूँ फ्रेंड, कॉमन निकाल दिया। R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, R1 कितना हो गया 35.5, यानी 35.5 का स्क्वायर माइनस, और R2 क्या है 31, तो यानी 31 के स्क्वायर। आगे क्या बोलेंगे, पाई, पाई की वैल्यू कितनी है फ्रेंड 22/7। अंदर इसे सॉल्व करेंगे, 35 का स्क्वायर और माइनस करेंगे 31 का स्क्वायर, यानी 35.5 का स्क्वायर करो और 31 का स्क्वायर करो और जो भी वैल्यू आए उसे आप माइनस कर दोगे, ठीक है फ्रेंड। तो जब आप इसे माइनस करोगे तो आपके पास यहाँ पर एक वैल्यू निकल के आ जाएगी। या फिर फ्रेंड आपको ऐसा नहीं लग रहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अगर पेपर में थोड़ा इजी से करना हो तो आप क्या कह सकते हैं, 35.5 प्लस 31, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसे भी मैं कर सकती हूँ। आगे आप क्या करेंगे, सेम एज इट इज़ 22/7 मल्टीप्लाई, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 66.5 मल्टीप्लाई 4.5। अब आप इसकी क्या करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे, इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपकी जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 940.5। कितनी है, 940.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है, ये वाला ए ऑप्शन। तो ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आया है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर कुछ नहीं करना था, इसके अंदर बड़े वाले सर्कल के अंदर से छोटे वाले सर्कल को केवल लेस करना था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए फ्रेंड अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द नेचर ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, डैट इज़ 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर फ्रेंड आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तो यहाँ पर आपको इसका नेचर ऑफ रूट बताना है। तो मतलब इसका जो आंसर आएगा वो नो रियल रूट, क्या इसमें कोई रियल रूट नहीं बनेंगे, या फिर 2 इक्वल रियल रूट बनेंगे, या फिर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट बनेंगे, या फिर 2 से ज़्यादा हमारे रियल रूट बनेंगे। तो आप सभी वीडियो को पॉज करेंगे और आंसर करने की कोशिश करेंगे। करिए फ्रेंड। यहाँ पर हमें केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये याद रखना, रूट निकालने हैं आप लोगों को। आई होप आपने कर लिया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड आपको जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है डैट इज़ 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये फ्रेंड आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो आपको देख रहे होंगे, तो ये हमारा क्या इसका काम कर रहा है, ए का, ये चीज़ किसका काम कर रही है, बी का, ये वाली किस चीज़ का काम कर रही है, सी का। तो यहाँ पर आपकी जो ए होगी, ए आप कितना बोलेंगे, आपका 9 है, एंड इसके साथ साथ जो आपका बी है वो क्या है, -6। फ्रेंड एक बात हमेशा याद रखना कि जो इसके साइन है वो हमेशा आपको साथ लेके चलने हैं, एंड सी की जो वैल्यू है वो आपकी है -2। अब आगे आप देखेंगे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, डैट इज़ जब आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो, या तो आप फैक्टराइजेशन का मेथड का यूज़ करते हो, या फिर आप रूट मेथड का यूज़ करते हो, या फिर जो हमारा -b है ना, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a वाला यूज़ करते हो। तो जो मैंने अब थर्ड वाला बोला है वो आपको यूज़ करना है, क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको आपको क्या करना है, यूज़ करना है इस फॉर्मूले को। तो फ्रेंड जब आप इसे यूज़ करोगे तो आप खुद देख रहे हो क्या कि बी की वैल्यू फ्रेंड आपको कितनी दी हुई है, -6।
तो मैं यहाँ पर क्या बोल दूँगी, एक बार फ्रेंड, यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, -6 का स्क्वायर -4। ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 9, सी की वैल्यू फ्रेंड आपके पास कितनी है -2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 6 जा 36, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 9 2 जा 18, और 18 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 72। अब आपको क्या करना है, 72 के अंदर 36 को ऐड करेंगे आप लोग, करिए। तो यहाँ पर आप लोग इसे ऐड करोगे तो कितना हो गया 6 और 2 8, और 7 और 3 कितना हो गया 108। सो यहाँ पर जो हमारा रूट है वो डिस्टिंक्ट है, जो हमारी इक्वेशन है वो फॉलो कर रही है। तो यहाँ पर हमारे 2 रूट निकल के आ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर मतलब जो हमारा b² - 4ac था जो कि हमारा 0 के इक्वल है, तो यहाँ पर हमारे फैक्टर निकल के आ रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हमारे 2 डिस्टेंट रियल रूट निकल के आ रहे हैं। तो यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए फ्रेंड अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। देखिए फ्रेंड, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारा चैप्टर नंबर आई थिंक 8 का है। पढ़िए इसे। यहाँ पर जो हमारी थीटा है, थीटा की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 15 डिग्री। इसके बाद आपसे पूछ रहा है cos 3 थीटा -2 cos 4 थीटा अपॉन sin 3 थीटा प्लस में 2 cos 4 थीटा आपको दी हुई है, जो कि हमारा किसके इक्वल है फ्रेंड, 1 के इक्वल है। तो आपको बताना है इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी। क्या वैल्यू 1/√2 आएगी, क्या 1 + √2 माइनस अपॉन में 1 - √2 है। तो इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन गिवन है, तो आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपको टाइम दिया जाता है, सॉल्व करिए। याद रखना थीटा की वैल्यू हमें 15 दी हुई है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये पॉइंट। आई होप आप सभी ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। वीडियो को पॉज करना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए अब हम हमारे आंसर की तरफ चलते हैं। जो जो चीज़ें हमसे पूछी गई है बस हमें वो रखनी है यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो अब देखिए हमें क्या करना है फ्रेंड। थीटा की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 15 डिग्री। अब देखिए सबसे पहले क्या बोलता है, cos 3 थीटा यानी cos 3 थीटा, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा, अब हमें वो रखना है केवल, उसके बाद हम आगे की चीज़ देखेंगे, ठीक है। cos 3 थीटा, तो 3 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या बोलोगे cos, ठीक है, 3 और थीटा कितना हो गया 15 डिग्री -2 cos इंटू cos 4 और थीटा कितना है फ्रेंड 15 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 3, थीटा की वैल्यू कितनी है दोबारे 15 प्लस 2 cos 4 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू कितनी है फ्रेंड 15। अब देखिए 15 इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 45, और जब हम इसको करते हैं तो 45 पे हमारी cos की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 15 4 जा 60, और अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो cos 60 होता है फ्रेंड वो हमारा कितना होता है 1/2 अपॉन ये कितना हो गया 15 3 जा 45, तो यानी sin 45 कितना होता है 1/√2 प्लस का साइन एज इट इज़ लगा देंगे, फिर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 15 4 जा 60, तो cos 60 फ्रेंड हमारे पास कितना होता है वो हम रखेंगे 1/2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल एंड ये भी 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा 1/√2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस में 1, ठीक है फ्रेंड। यहाँ तक आप लोग आ जाएंगे। अब मैं क्या करती हूँ एलसीएम ले लेती हूँ। देखिए फ्रेंड अब हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा 1 एक तरीके से मैं पूरे का एलसीएम ले रही हूँ √2, ठीक है। तो ये 1 तो एज इट इज़ रहेगा माइनस √2 अपॉन, ऐसे ही नीचे का एलसीएम ले लेती हूँ √2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस √2 से √2 कैंसिल, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी बच जाएगी 1 माइनस √2 अपॉन 1 प्लस √2,
तो अब हम यहाँ पर देखते हैं ऐसा हमारा कौन सा आंसर मैच कर रहा है। देखिए, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है जो कि हमारा राइट आंसर है। तो यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए फ्रेंड, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाट इज़ द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 and -3 and 5 और 6 इज़ डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। तो यानी ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप सभी से पढ़ेंगे और आंसर करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन है आपके पास 1:2, 2:1, 2:5, 2:1। तो कोशिश करेंगे, ये आपका कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर है जो कि चैप्टर नंबर 7 है उसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आपको इंटरसेक्ट पॉइंट है, एक तरीके से रेशियो वाला क्वेश्चन है ये आपका। चलिए सॉल्व करेंगे आप सभी। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके आंसर की तरफ। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो वीडियो को पॉज कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहता है कि व्हाट इज़ द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 and -3 and 5 and 6 इज़ डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो ये चीज़ आपको गिवन है। तो सबसे पहले फ्रेंड आप क्या देखेंगे, सबसे पहले ये देखो कि हमें हमारी जो लाइन है वो किस तरीके से हमारा ग्राफ बनता है। वो कुछ, एक बार रुको फ्रेंड, ये वाला कलर ले लेते हैं। जो हमारा ग्राफ है देखिए वो किस तरीके से बनता है, वो इस तरीके से कुछ बनता है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा मान लेते हैं y है, और ये हमने मान लिया, मान लो y डैश है, ये हमारा x डैश है, और ये हम मान लेते हैं हमारा x पॉइंट है। तो यहाँ पर हमें मान लो एक पॉइंट दिया हुआ है जो कि यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला एक पॉइंट है जो कि हमने प्लॉट किया है और वो इस तरीके से निकल रहा है। ठीक है, और तो ये बोल रहा है कि हमारे पास ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारे पास 5 और 6 है, और ये वाला जो हमारे पास पॉइंट है वो 2 और -3 है, और जो ये वाला पॉइंट है फ्रेंड वो हमें कितना दिया हुआ है, वो हमें बोला हुआ है x और 0। ठीक है, तो ये हमसे क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो चलिए अब हम करते हैं। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, सिंपल एक फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है आपको वो पता है कि x = x2 यानी कि सेकंड वाली टर्म मल्टीप्लाई m प्लस यहाँ पर आपका क्या होता है x1 मल्टीप्लाई n अपॉन में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे रेशियो होते हैं m + n इनका टोटल कर देते हैं। तो इसी तरीके से फ्रेंड हमारा y का फॉर्मूला होता है, डैट मीन्स हमारा होता है y2 मल्टीप्लाई m प्लस y1 मल्टीप्लाई n डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये हमारे दो फॉर्मूले होते हैं। तो चलिए अब हम इनको पुट करते हैं हमारी वैल्यू को। तो देखिए फ्रेंड, जब हमारे पास जो x है या फिर हम ये y वाली चीज़ लेते हैं तो ये हमें गिवन है, कितनी दी हुई है फ्रेंड, हमने कितनी ली हुई है 0। तो इसे हम रखते हैं कितना 0 = अब जो हमारी वैल्यू हो गई वो हमारी कितनी हो गई k मल्टीप्लाई, पहला हमारा जो y वाला पॉइंट है वो कितना दिया हुआ है फ्रेंड 6, तो हमने क्या करा 6 रख दिया। ठीक है फ्रेंड, आगे हमने रखा माइनस, और हम रेशियो जो मानते हैं वो हमेशा k/1 मानते हैं। ठीक है फ्रेंड, जो हमने रेशियो माना है वो हमारा k/1 है, और जो हमारा एक पॉइंट है वो x और 0 है। तो हमने क्या रखा, k रख दिया किसकी जगह, m की जगह, और n की जगह हम रख देते हैं 1 मल्टीप्लाई y1। तो y1 हमारा कितना हो गया फ्रेंड -3। ठीक है, मतलब कि एक तरीके से 3 हो गया हमारे पास। अब अपॉन में हम क्या करेंगे, k प्लस में 1। ठीक है फ्रेंड, तो k प्लस में 1 हो गया हमारे पास ये। अब आगे से सॉल्व करते हैं, इसको मैं एक बार यहाँ से इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई है। अब आगे हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो इसकी कैलकुलेशन करिए, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर लाइन डाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0 = अब देखिए k को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 6k -3 अपॉन में k + 1। अब k + 1 को उधर की साइड लेके जाओगे तो ये 0 बन जाएगा। तो यानी कि 0 = में 6k -3 यानी कि 6k = 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा k = 1/100।
हाफ। तो यानी कि आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, k की वैल्यू k इज इक्वल्स टू 1/2, यानी कि 3 को 6 को इसके नीचे लेके आओगे 3 के नीचे, तो 3/6 मतलब 1/2। अब हम यहाँ देखते हैं 1/2 यानी कि 1:2 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है फ्रेंड, बताएंगे सभी, फर्स्ट ऑप्शन में। तो यानी कि जो हमारा ए ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इसके अंदर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए फ्रेंड, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो कि कहता है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट अ C इफ tan A is equals to 1 then find the value of 2 sin A multiply cos A is 1। यानी जो वैल्यू है 2 sin A और cos A की वो हमें 1 गिवन है, तो यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे आप सभी, जो चीज़ें आपको गिवन है और आपसे पूछा क्या गया है उसको देखिए। यहाँ पर ऑप्शन आपको गिवन है 0, 1, 2 एंड 1/2। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के कि क्या कहता है। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमें कुछ वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर हमें कुछ वैल्यूज़ गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमसे बोल रहा है क्या कि जो हमारा tan A जो है वो हमारा 1 है। ठीक है, tan A जो है वो हमारे पास 1 गिवन है। और फ्रेंड एक बार बताओ, tan में जब हम tan में 0, 15, 30, 45, 60, 90 इस तरीके से लगाते हैं, तो ऐसी कौन सा डिग्री होता है जिसके ऊपर जो हमारी tan की वैल्यू होती है वो 1 आती है। आई होप आप सभी को पता होगा कि वो होता है 45 डिग्री। यानी 45 डिग्री पे जो हमारी tan की वैल्यू होती है, tan 45 कितना होता है फ्रेंड, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी ने कर लिया होगा। अब हमको बोला क्या था, 2 sin A मल्टीप्लाई cos A, ये आपको बोला था, तो यानी कि 2। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, साइन A की वैल्यू जस्ट अभी आपने बताइए क्या, A पे कितना है 1, 1 कितने पे आता है 45, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 45 डिग्री मल्टीप्लाई cos कितना 45 डिग्री। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन दे देता है। अब आगे आपको क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई साइन 45, तो साइन 45 की वैल्यू लिखेंगे सभी 1/√2 मल्टीप्लाई। ठीक है, cos 45 कितना होता है 1/√2। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप एक बार ध्यान से सुनेंगे एक कॉन्सेप्ट जो कि आपने पढ़ा होगा, क्या कि 2 अंडर रूट एक जैसे होते हैं तो वो मिलके सेम टर्म बना देते हैं। जैसे 2 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 है वो 2 बनाते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको बोला कि मान लो आपके पास अंडर रूट 4 है और मल्टीप्लाई करते हो अंडर रूट 4 को, तो यानी कि 2 अंडर रूट 4 मिलके क्या बनाते हैं फ्रेंड, 4 बनाते हैं। तो इसी तरीके से ये वाला 2 है, इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ दूसरी टर्म में, अंडर रूट मल्टीप्लाई अंडर रूट लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। क्योंकि जब मैंने बोला कि अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 को 2 बोल सकते हैं, तो 2 को भी तो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने 2 को लिख दिया, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2। तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल, यानी हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। और आप सभी बताएंगे 1 हमें किस ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो यानी कि यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है इसका वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आप सभी ने कर लिया होगा। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डेट इज क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखिए फ्रेंड, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। डैट मीन्स जो हमसे कहता है फाइंड करिए, यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल दे रखा है राइट एंगल। ठीक है, तो बोल रहा है AB और DE दोनों, एक ABC हमारे पास ट्रायंगल है जिसके अंदर जो DE है वो हमारा AB के पैरेलल है, और जो AB है वो हम स्मॉल a मान रहे हैं, DE जो है वो x मान रहे हैं, BE जो है वो हम B मान रहे हैं, EC जो है वो हम C मान रहे हैं। तो आप बताएंगे कि जो हम x रिप्रेजेंट करेंगे ABC की टर्म में वो हमारा क्या होगा। तो सभी करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा आप सभी बताएंगे कैलकुलेशन करके।
यहाँ पर आपको बेसिकली प्रोपोर्शनल जो हमारी थ्योरम होती है ना उसका यूज़ करना है, तो उसका थ्योरम का यूज़ करिए और फिर बताइए। चलिए फिर हम देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। देखिए अब हम यहाँ पर देखते हैं इसके सॉल्यूशन को कि हमसे क्या क्या बोला हुआ है। तो सबसे पहले हमसे कह रहा है कि जो हमारा CE है वो हमारा किसके इक्वल हो गया, एक तरीके से BC के। देखिए फ्रेंड, जो हमारा CE है वो हमारा किसके इक्वल हो गया, BC के। ठीक है, आगे बोल रहा है इज इक्वल्स टू में हमारे पास CD जो है वो हमारे किसके इक्वल है, AD के। जो हमारा CD इक्वल है वो AD के इक्वल है। ठीक है, CD किसके इक्वल है, AD के, यानी छोटा सा पोर्शन हमारे बड़े पोर्शन के इक्वल है। आगे बोल रहा है जो हमारा DE है वो हमारा किसके इक्वल है फ्रेंड, AB के। जो हमारा DE है वो हमारा किसके इक्वल है, AB के। ये हमें क्वेश्चन में भी बोल रहा था। अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो हमारा CE है वो हमारा इक्वल है C के, BE जो है वो हमारा इक्वल है B के। जो चीज़ें भी गिवन है मैं केवल वो उतार रही हूँ। DE जो है वो हमारा X के इक्वल है, AB जो है वो किसके इक्वल है, A के। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि जो हमारा DE है अपॉन में मैं क्या बोल दूँ, AB। फ्रेंड देखो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। एक बार दोबारा एक बार फिगर बना लेते हैं क्या, कि ये हमारी एक फिगर है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, ये होता है A, ये है B, डेट इज C, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन एक डाली हुई है D और E, ये हमारी पैरेलल है। हमसे बोल रहा है जो हमारी DE है यानी ये वाली जो चीज़ है वो AB के क्या है फ्रेंड, पैरेलल है बिल्कुल। तो ये हमारी किसके इक्वल हो गई, CE अपॉन में BC। CE कहाँ पर दिख रहा है आपको, CE यानी ये वाली चीज़ और CE अपॉन में BC। ठीक है, इसके अपॉन में है। आगे क्या है हमारे पास, जो जो वैल्यू दी हुई है, DE की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, X, तो आप एज इट इज़ रख देंगे। AB की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, A, एज इट इज़ रख देंगे, इज इक्वल्स टू CE की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, C, तो आप एज इट इज़ रख देंगे। B और C फ्रेंड, BC कैसे बनाए, BE प्लस में EC, इन दोनों को मिला के बनाए। तो यानी कि जो हमारा B और C है क्या वो हमें गिवन है, पहले ये देखो कि B और E गिवन है आपको, बिल्कुल गिवन है, कितना B प्लस क्या आपको EC गिवन है, ये रहा C, तो आपने ये रख दिया। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर आंसर में देखो सबसे पहले कि x के टर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है, x को ABC में रिप्रेजेंट करना है, यानी x को आपको इधर उधर ले जाने की जरूरत है ही नहीं, तो x को तो यहीं रहने दो। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो A है, जो ये A है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, AC अपॉन B प्लस में C। ठीक है, AC अपॉन B प्लस में C। अब देखिए यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर A में ओनली AC दिया हुआ है, ऑप्शन नीचे B है ओनली, नेक्स्ट वाले में हमारा B प्लस C है। तो यानी कि हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर B है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, राइट। तो यहाँ पर हमें प्रोपोर्शनल थ्योरम का यूज़ करना था और उसकी मदद से हमें क्या करना था, वैल्यू को फाइंड करना था। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हमसे कहता है इफ़ 2x² प्लस bx प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अगर ये हमें 0 के इक्वल दिया हुआ है, टू हैव नॉन रियल रूट, जिसकी नॉन रियल रूट दी हुई है, देन जो हमारी इंटरवल होगी b के लिए वो हमारी 1 है। तो आप सभी बताएंगे इसकी जो हमारी b की वैल्यू आएगी क्या वो -8 लेस देन b, सॉरी ग्रेटर देन b एंड लेस देन 8 होगी, क्या -6 ग्रेटर देन b एंड लेस देन 6 होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी -8 इज़ ग्रेटर देन b एंड ग्रेटर देन 8 है, या फिर नन ऑफ दीज। तो आप सभी इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। इसके नॉन रियल रूट आप लोगों को निकालने हैं, यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं, तो करिए फाइंड आउट। फ्रेंड ये आपके MCQs, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा मतलब आपकी स्पीड बनेगी पेपर के लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके राइट आंसर को। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, ये हमारा क्वेश्चन था, तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है केवल पहले हम वो करेंगे।
तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि हमें गिवन क्या है और हमें करना क्या है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो हमारा डी होता है वो हमारा क्या है, स्मॉलर देन 0 है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं बेसिकली b² - 4ac जो कि हमारा 0 से क्या है, कम है। ठीक है, ये हमें कंडीशन दी हुई है। तो मैं सबसे पहले तो इस 4ac को ही सॉल्व कर लेती हूँ कि 4ac आखिर में मेरा आएगा कितना। तो देखिए फ्रेंड, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए फ्रेंड अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, b² को एज इट इज़ रख देते हैं, माइनस का 4, a हमारे पास कितना है फ्रेंड 2, c हमारे पास कितना है 8, यानी कि b² माइनस a2 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने रख दिया। आगे क्या हो जाएगा, b² इज़ लेस देन 64। आप सभी बताएंगे कि जो हमारा 64 होता है वो किसका रूट होता है, 8 का। तो यानी कि हमारा किसका रूट हो गया, 8 का हमारा रूट हो गया। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा किसका रूट हो गया, 8 का। तो अब मैं क्या बोलूँगी, जो मेरा b है वो 8 से भी कम है, और इसके अलावा एंड मैं दूसरी बात क्या बोल सकती हूँ, या फिर जो b है वो मेरा -8 से बड़ा है। तो दो चीज़ें मैं बोल रही हूँ। तो यानी कि मेरे ये रूट कौन से होंगे, नॉन रियल रूट है ये मेरे, तो नॉन रियल रूट है। तो इसके हिसाब से हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, दो वैल्यू आ रही है। एक आपके पास आ रही है -8 और एक आपके पास आ रही है -8 और एक आपके पास कितनी आ रही है फ्रेंड, +8। तो इसके हिसाब से जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए फ्रेंड, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो कि कहता है ए क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ड्रॉन टू सर्कल। ठीक है, PQ हमें दे रखा है 12, QR हमें दे रखा है 15, RS हमें दे रखा है 14। तो हमें SP की लेंथ निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे, बट सबसे पहले आप एक क्वाड्रिलेटरल यानी इसका डायग्राम जरूर बना लेना, ताकि आप इसे अच्छे से सॉल्व कर पाओ और इसकी वैल्यू को निकाल पाओ। क्योंकि फ्रेंड आप लोगों को पता है कि जब हमारे एग्ज़ाम होते हैं तो एग्ज़ाम में हमारे डायग्राम का कितना इंपॉर्टेंट होता है ना। तो हमारे जो डायग्राम होते हैं उनके भी हमारे अलग से नंबर होते हैं। अब कोशिश करना कि जितने भी आप क्वेश्चन करते हो ना वो डायग्राम की मदद से करो। क्यों? क्योंकि अगर डायग्राम आप करते हो तो जो हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो फ्रेंड जैसे जैसे हमें डायग्राम बोल रहा है, सबसे पहले हम अपना डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारा डायग्राम कह रहा है हमसे सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम एक क्वाड्रिलेटरल को फॉर्म कर लेते हैं। तो ये हमने ले लिया P Q दैट इज़ R दैट इज़ S। ठीक है, जो जो वैल्यू हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। PQ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। दूसरे पेन का यूज़ कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। इसके अलावा QS आपको कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। आफ्टर डेट आपको RS दे रखा है 14 सेंटीमीटर। और इसके अलावा ये वाली चीज़ आपको निकालनी है, तो इसके लिए मैं भी इसको X लेट कर लेते हैं, क्योंकि कुछ भी लेट कर सकते हो वैसे, पर मैं यहाँ X लेट कर रही हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर अब मैं क्या कहूँगी, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला, PQ। ठीक है, ये वाली चीज़ PQ प्लस में RS। ठीक है, PQ प्लस में RS यानी दोनों पैरेलल दिख रही है आपको। तो हम क्या बोलेंगे, PQ प्लस में RS इज इक्वल्स टू किसके पैरेलल है, PS प्लस में QR, यानी PS प्लस में QR। इन दोनों के ये क्या है फ्रेंड, पैरेलल है। तो आपको गिया क्या हुआ है, PQ कितना दिया हुआ है बताएंगे सभी, 12 प्लस में RS कितना दिया हुआ है, 14 इज इक्वल्स टू PS हमने कितना लेट किया है, X प्लस QR हमें कितना गिवन है फ्रेंड, 15। तो आप सभी सॉल्व करेंगे, 14 में 12 को ऐड कर लीजिए तो कितना हो गया, 26। ठीक है, 26। अभी 15 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस इज इक्वल्स टू X। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, X की वैल्यू निकालनी है। तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26 में से आप 15 को लेस कर दो तो कितना आ गया, 11 सेंटीमीटर। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या नज़र आ रहा है, D ऑप्शन। तो यानी कि D हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या निकालना था, दोनों चीज़ों को आप पैरेलल करके कर सकते हो। क्या
कि जो दो चीज़ें हैं, यानी ये वाली चीज़ इसके पैरेलल हो गई और ये वाली चीज़ हमारी इसके पैरेलल हो गई, तो इन चीज़ों को पैरेलल करने के बाद आप दिखा सकते हो, इनकी वैल्यू को पुट ऑन करोगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकल आएगी, पी एस की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। ठीक है फ्रेंड, तो हमें यहाँ पर बेसिकली पी और एस की वैल्यू को ही कैलकुलेट करना था। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। फ्रेंड ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 जो कि कहता है इफ़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी इज़ 5, यानी कि आपको जो डी है वो आपको 5 दिया हुआ है, दैन द वैल्यू ऑफ A18 माइनस A13, और जो आपकी वैल्यू दी हुई है A18 में से अगर आप A13 को माइनस कर देते हो तो आपकी जो वैल्यू है वो 1 निकल के आती है। तो आप सभी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे लास्ट टर्म वाले को और सॉल्व करके दिखाएंगे। इसमें बेसिकली आपको लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज़ करना है। फ्रेंड जो हमारा डी ऑप्शन है वो उसकी वैल्यू 30 है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन कट हो गया है, तो यहाँ पर जो डी की वैल्यू है वो हमारी 30 है। तो निकालिए, सभी ट्राई करेंगे सभी क्वेश्चन को आंसर करने की। चलिए अब हम देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए। जो जो चीज़ें हमें गिवन है पहले हम उनको नोट डाउन कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमें क्वेश्चन के अंदर केवल डी गिवन है, कितना, सॉरी ये ए लिखा गया है, एक बार डी ढंग से लिखते हैं। तो हमारे पास कितना है, डी हमारे पास कितना है फ्रेंड, 5, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, डी हमें कितना दिया हुआ है, डी हमें बोल रहा है कि हमारे पास 5 है। आगे हमें क्या बोलता है, आगे हमें बोल रहा है कि A18 माइनस में A13 जो है वो हमारे पास कितना है वो हमें देखना है। अब देखो A18 को हम क्या बोल सकते हैं फ्रेंड, ये मैंने आपको करना भी सिखाया था, A18। अब देखिए A18 को हम क्या बोल सकते हैं, A+17D माइनस ब्रैकेट लगा लेना अगर ऐसा कभी भी हो तो A+12D। ठीक है, तो ये हो जाएगा A+17D माइनस A प्लस माइनस -12D। फ्रेंड कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं कि ब्रैकेट को नहीं खोलते और वो डायरेक्टली लिख देते हैं, तो वो प्लस माइनस की गलतियां कहीं ना कहीं कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो मार्क्स होते हैं वो आते हुए भी कट जाते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जब हम MCQ कर रहे हैं तो हम कितना भी बढ़िया सॉल्व कर ले, बट जब तक हमारा आंसर MCQ का नहीं आएगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अगर मान लो आपने आधा अधूरा सही कर भी दिया बट राइट आंसर तक आप नहीं पहुँचे तो आपका MCQ करने का कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से करना और स्टेप बाय स्टेप करना, क्योंकि जो हमारी बोर्ड क्लास होती है उसमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप के नंबर मिलते हैं। तो आप कोशिश करना कि हर चीज़ को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करो। ठीक है, तो यानी कि मैंने ये ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि A18 को खोल दिया, A13 को भी खोल देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये वाला जो प्लस है ना वो मिस कर देते हैं। तो इसलिए बिल्कुल ब्रैकेट का आपको जहाँ पर ब्रैकेट लग रहा है वहाँ पर आपको यूज़ करना है। ये नहीं सोचना कि मेरा क्वेश्चन जल्दी हो जाए, बट जल्दी भी हो बट एक्यूरेट तरीके से हो। हम कहते हैं ना हमारी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, प्लस में एक्यूरेसी होनी चाहिए और प्लस में हमारा टाइमिंग पे वर्क होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें पेपर करते वक्त हमारी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन को। देखो अब हमारा A से A कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 17D और 12D। 17D के अंदर से अगर हम 12D को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5D। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5D की वैल्यू फ्रेंड हमने ऑलरेडी ऊपर देखी थी, कितनी थी, 5। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसकी जो डिफरेंस करेंगे तो वो हमारा आएगा 25। तो 25 जो हो गया वो हमारा राइट आंसर हो गया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ 25 इज़ द राइट आंसर। यानी 25 हमारा बिल्कुल ठीक है। तो यानी ये 25 आपको बता क्या रहा है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। ये हमें बता रहा है कि जो हमारी टर्म थी A18 और A13 इनके बीच की जो वैल्यू है उनका जो डिफरेंस है वो हमारा 25 है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। और फ्रेंड एक बात और याद रखना कि जो हमारे प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं, जो कि जनरली आप 8th चैप्टर जो कि हमारी ट्रिग्नोमेट्री है उसके अंदर पढ़ते भी हो, तो जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना ट्रिग्नोमेट्री का, वो हमारे प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं। मतलब 2 से 3 क्वेश्चन वो आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं।
तो इसलिए जो हमारे प्रूव करने वाले क्वेश्चन है वो आप बिल्कुल अच्छे से कर लेना, क्योंकि वहाँ से भी जनरली हमारे क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 को। तो पढ़िए सभी, ब्रैकेट सेट सेकेंड ए प्लस में tan a आपको दिया हुआ है एंड ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए। तो ये जो हमारी वैल्यू होगी वो बेसिकली हमारे किसके इक्वल होगी, ये आप लोगों को बताना है। क्या ये वैल्यू सेकेंड ए के इक्वल होगी, क्या साइन ए की होगी, कोसेकेंट ए की होगी या कोस ए की होगी। चलिए आप सभी सॉल्व करेंगे। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है फ्रेंड। तो चलिए फिर हम देखते हैं इसके राइट आंसर को कि राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए। देखो आपको क्या दे रखा है, सीकेंट। तो फ्रेंड जो हमारे ऑप्शन हो ना, आप ऑप्शन के हिसाब से चला करो। कभी भी हमारे प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं वो आप ऑप्शन के हिसाब से चलो, कभी गलती नहीं होगी। देखो सबसे पहले सीकेंट है, सीकेंट को सोचो आप क्या लिख सकते हो। आपके माइंड में सीकेंट को देख के दो ही चीज़ें आ सकती है, या तो 1/cos लिख दो, है ना। बेसिकली हमारे माइंड में यही चल रहा होगा सीकेंट को देख के, तो हम क्या लिख दें, 1/cos लिख देते हैं। आगे tan a को क्या लिख सकते हो आप, या तो 1/cot लिख सकते हो, या फिर आप कोस को देख रहे हो तो कोस के अकॉर्डिंग चेंज कर लो, क्या कर सकते हो फिर sin a डिवाइडेड बाय cos a, आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या बोलोगे, दूसरा आपको क्या दिया हुआ है, 1 माइनस साइन ए को एज इट इज़ रखो, चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये वाली चीज़ भी साइन ए में और ये वाली चीज़ भी साइन ए में है। अब आगे मैं क्या करती हूँ, इस वाली चीज़ का एलसीएम ले लेती हूँ। चलिए फिर एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो क्या हो जाएगा, ये कोस ए, एलसीएम ले लिया, अंदर क्या बचा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया 1 माइनस साइन ए। अब कुछ कुछ देख के ऐसा नहीं लग रहा कि ये 1 प्लस साइन ए है, ये 1 माइनस साइन ए है। यानी जब आप फॉर्मूला पढ़ते हो a माइनस बी और a प्लस बी का, कुछ कुछ ये चीज़ें ऐसी फील नहीं हो रही आपको, बिल्कुल हो रही है ना। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, ये लिख दूँ a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, है ना। तो यानी कि मैं ये लिख दूँ a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कोस ए तो है ना। और ये मल्टीप्लाई में है इसलिए मैं इसको पूरे के नीचे लिख सकती हूँ। ठीक है फ्रेंड, अब एक बात आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। तो जब हम उसको आगे पीछे करते हैं फॉर्मूले को, तो हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाता है फ्रेंड, कॉस स्क्वायर ए के, है ना। और अपॉन में भी क्या दे रखा है, कॉस ए। ठीक है, तो एक कॉस ए से एक कॉस ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, कॉस ए बच जाएगी ओनली, है ना। क्या बचा, कॉस ए। तो यहाँ पर बताइए आप सभी कि आपको कौन सा ऑप्शन देखने में लग रहा है, जी बिल्कुल डी ऑप्शन। तो यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कोस ए। ठीक है, तो फ्रेंड अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। फ्रेंड ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। कहता है सपोज मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज़ 20। यानी जो आपको मीन दिया हुआ है, आपके पास 10 ऑब्जर्वेशन है, 10 चीज़ें हैं। ठीक है, उसका जो मीन है वो आपको 20 दिया हुआ है। मीन का मतलब क्या होता है बेसिकली फ्रेंड, एक ऐसी चीज़ जो कि किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। मान लो आपकी क्लास में मैंने बोला कि मैथ के अंदर बच्चों के 100 में से 96 एवरेज है मार्क्स। तो 96 का मतलब क्या हुआ, किसी के 94 है, किसी के 95 है, किसी के 98 है। बट मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि किसी के 60 है, नहीं, क्योंकि 60 और 96 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूँगी कि किसी के 96 का मतलब हुआ कि इसके इर्द गिर्द, यानी इसके अप्रोक्स में ही नंबर है, या तो हो सकता है 90 हो, 91 हो, 2 हो। बट मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि किसी के पास 40 भी है, किसी की 50 भी है। ठीक है, तो मीन का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो कि उन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो वो हमें 20 दिया हुआ है। अगर हम उसके अंदर 5 ऐड कर देते हैं हर ऑब्जर्वेशन के अंदर, तो हमें न्यू मीन को ऐड करना है, न्यू मीन को बताना है। तो फ्रेंड हमेशा देखो एक चीज़ याद रखना जो कि आगे आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में भी काम आने वाली है। देखिए क्या, वो क्या है, देखो फ्रेंड कभी भी जब हम बात करते हैं मीन की, ठीक है, मीन की कभी भी आप बात करते हो तो इसके अंदर आप 4 चीज़ें करते हो, या तो प्लस करते हो, या माइनस करते हो, या फिर मल्टीप्लाई करते हो, या फिर आप डिवाइड करते हो। अब देखो प्लस का मतलब होता है चाहे आप उसकी हर एक इक्वेशन में कितना ही ऐड कर लो, बट जो डिफरेंस है वो उतना ही आएगा जितना क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, मान लो मैंने कहा कि कोई ऑब्जर्वेशन है वो 50 है, और उस 50 के अंदर मैं 5 को ऐड कर रही हूँ,
तो 5 को ऐड करने का मतलब है वो कितनी होगी, 55 ही होगी। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं कह देती हूँ कि मेरे पास माइनस करना है मुझे, किस में से, 50 में से, तो 50 के अंदर से अगर मैं माइनस करती हूँ 5, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45। बट मल्टीप्लाई और डिवाइड में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, और ये कॉन्सेप्ट आपको अभी समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी आपके लेवल में नहीं है। तो आपको अभी बेसिकली ये ध्यान रखना है बस, क्या आपको केवल छोटी सी चीज़ याद रखनी है, वो भी ये याद रखनी है कि कभी भी आपको प्लस या माइनस करने के लिए कहा जाए, मीन में आपको कहा जाए कि इतना प्लस कर दिया या आपको कहा जाए इतना माइनस कर दिया, तो जितना प्लस किया है ना उतने से ही आपकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, और जितने से आपने माइनस किया है उतने से ही आपकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। बस आपको केवल ये माइंड में रखना, और कुछ भी माइंड में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसकी कैलकुलेशन क्या होगी। तो इसमें हम बेसिकली क्या कह रहे हैं, हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन है, तो कितनी है हमारे पास, मीन कितना है 20, 5 ऐड कर रहे हैं हर मीन में, तो कितना हो जाएगा 25। तो यानी कि यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज 14th क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, जो कि कहता है इफ़ द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, यानी कि एक सर्कल आपको दिया हुआ है, उसका एरिया और पैरामीटर बिल्कुल इक्वल है, तो बोल रहा है कि रेडियस निकालो। सिंपल आपको रेडियस निकालने के लिए बोल रहा है, तो सभी लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको पैरामीटर और एरिया को बिल्कुल इक्वल रखना है और उसके बाद अपने सॉल्यूशन को करना है। ठीक है, सभी करेंगे। चलिए फिर अब हम देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए। देखिए, तो यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है, पैरामीटर और एरिया दोनों को इक्वल बोला है, तो मैं यहाँ पर क्या बोलती हूँ, पैरामीटर ऑफ सर्कल, ठीक है, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल। ये हमें दो चीज़ें दी हुई है। अब देखिए फ्रेंड, पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। जो चीज़ें कट सकती है उसे कैंसिल आउट कर दो, जैसे पाई से पाई चला गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा फ्रेंड, आर, और यहाँ पर क्या बचा 2, यानी आर की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 2। बस यही इसमें हमें सॉल्व करना था, है ना। तो यहाँ पर हमें जो 2 है वो कहाँ दिखाई दे रहा है, ओनली ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर फ्रेंड बोल दिया था ना कि दोनों इक्वल है, तो हमने जो पैरामीटर है सर्कल का और जो एरिया उन दोनों को इक्वल रखा और इसके बाद कैंसिल आउट कर दिया और हमारी एक वैल्यू निकल के आ गई, डैट इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आपका नई बुक के हिसाब से हम देखते हैं तो हमारा चैप्टर नंबर 12 है, बट पुरानी बुक में ये हमारा चैप्टर नंबर 13 था। देखिए क्या कहता है, सॉलिड बॉल इज़ एग्जैक्टली फिटेड इनसाइड अ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ अ साइड ए एंड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बॉल इज़ 1। देखिए यहाँ ये जो 1 है वो 1 मार्क्स है, ठीक है, यहाँ पर ये जो 1 है वो हमारा 1 मार्क्स है। अब देखिए फ्रेंड क्या कहता है क्वेश्चन, तो इससे आप फाइंड आउट करने की कोशिश करना। और फ्रेंड जो हमारा चैप्टर है सरफेस एरिया वाला, उसकी जो वीडियो है वो चैप्टर भी मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ अपने चैनल पे। अगर आपने वो चैप्टर नहीं किया है या कोई भी क्वेश्चन में आपको एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो, क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कि मैंने छोड़ा हो, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाके ज़रूर देख लेना अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी सॉलिड बॉल है वो बिल्कुल फिटेड की गई है क्यूबिकल बॉक्स के अंदर, ठीक है, जिसकी साइड हमें ए दी हुई है। तो यहाँ पर फ्रेंड जो हमारा डायमीटर हो गया सॉलिड बॉल का, है ना, तो वो हमारा ए हो गया, तो रेडियस क्या हो जाएगी, a/2, यानी कि अगर हमारा डायमीटर ए है तो हमारी रेडियस कितनी हो जाएगी, a/2, ठीक है। तो अब हम सिंपल क्या करते हैं, उसके अंदर फिट किया गया है यानी कि भरा गया है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ बॉल, यानी बॉल किसकी शेप की है, तो बॉल का हम क्या लगा देंगे, वॉल्यूम लगा देंगे, क्योंकि वो सॉलिड है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4/3 πr³, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, 4/3 πr³
ठीक है। 4/3 पाई, पाई की जगह वैल्यू रख लेते हैं या तो नहीं, या पाई की पाई रहने दो। एक आर, और आर को हमने क्या माना है a/2, यानी a/2 को मैं 3 बार लिख दूँ, 1 2 और 3। हमने 3 टाइम राइट कर दिया, 2 2 ज़ा 4 और ये वाला 2 इससे कैंसिल, तो ये बन जाएगा a⁻³ पाई डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऐसी वैल्यू आपको कहाँ दिखाई दे रही है, अपॉन में 6 वाली और πa³ वाली, तो ऑप्शन नंबर ए है जहाँ पर हमें ये वैल्यू दिखाई दे रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए फ्रेंड, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डेट इज क्वेश्चन नंबर 16। देखिए फ्रेंड, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16। देयर इज़ अ कंप्लीट शेड स्क्वायर बोर्ड ऑफ अ साइड 2a यूनिट, मतलब कि हमें एक बोर्ड दिया गया है, ठीक है, एक सर्कल है, एंड जो हमारा जावेद है, ठीक है, जयदेव है, वो आस्क अ कीप अ डॉट ऑन द अबव सेट बोर्ड, द प्रोबेबिलिटी डैट ही कीप द डॉट ऑन द कंप्लीट शेडेड रीजन। तो यहाँ पर आपको एक तरीके से मतलब एक बोर्ड दिया गया है जो कि कैसा है फ्रेंड, हम यहाँ पर एक बार आपको डायग्राम बना के दिखा देती हूँ मैं। यहाँ पर हमें एक बोर्ड दिया गया है जो कि हमारा स्क्वायर शेप का है, और इसके अंदर हमारा एक सर्कल बना हुआ है, चारों साइड को टच करता हुआ हमारा एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है वो हमें गिवन है। ठीक है, ये वाली चीज़ हमारी क्या है, शेडेड है, तो मतलब डॉट डॉट हमारी बनी हुई है, तो ये चीज़ें आपको बतानी है। तो चलिए आप सभी फाइंड करेंगे, टोटल बोर्ड का एरिया निकालना है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो सभी निकालेंगे टोटल बोर्ड का एरिया। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे सॉल्यूशन को। तो फ्रेंड हमें यहाँ पर निकालना क्या है, टोटल, हमें क्या निकालना है, टोटल एरिया ऑफ बोर्ड। बोर्ड का हमें टोटल एरिया निकालना है। तो फ्रेंड यहाँ पर बोर्ड का टोटल एरिया निकालना है, तो उसके लिए मैं क्या लिख दूंगी, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ कंप्लीट शेडेड, यानी जितने को मैंने पूरे को शेड किया है वो, प्लस में एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एक तो मैंने कंप्लीट को किया है वो, और एक जो मैंने ओनली पोर्शन शेडेड किया है वो चीज़ें मेरे को केवल क्या करनी है, लिखनी है। इन दोनों का केवल क्या करना है, टोटल करना है। या फिर मैं बोल सकती हूँ इनको क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर। क्यों बोला मैंने ऐसा, क्योंकि जो हमारा ये बोर्ड है वो किसकी शेप का है, स्क्वायर की शेप का बना हुआ है, तो इसलिए मैंने क्या बोल दिया, स्क्वायर बोल दिया। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा फ्रेंड, 4a स्क्वायर। यहाँ मैं क्लियर लिख देती हूँ 4a स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब फ्रेंड एक बात बताओ कि मेरे पास यहाँ पर एक तरीके से साइड मेरे पास हो गई 2a। ठीक है, यहाँ पर जो मेरे पास जो साइड गिवन है, जो मेरे पास क्वेश्चन के अंदर दी हुई है वो मेरी 2a है, तो यानी ये पूरा मेरा क्या हो गया, सर्कल का डायमीटर, ये पूरा क्या है मेरा डायमीटर है, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, रेडियस। तो यानी कि आर मेरे पास कितनी हो जाएगी, 2a डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2a डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगी मैं। ठीक है, फिर अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे निकालना क्या है, कंप्लीट शेडेड रीजन मुझे निकालना है। तो अब मैं क्या करूँ, कंप्लीट शेडेड रीजन निकालने के लिए मैं अपना फॉर्मूला लगा दूंगी, क्या, क्योंकि मुझे पूरा निकालना है शेडेड रीजन जितना भी मैंने शेड किया हुआ है। ठीक है, तो पूरा निकालने के लिए मेरा जो फॉर्मूला होगा वो मैं क्या करूँगी, स्क्वायर के अंदर से अगर मैं इस सर्कल को माइनस कर दूँ तो ये जो बचा कुचा पोर्शन मेरा निकल आएगा, है ना, बचा कुचा पोर्शन निकल आएगा मेरा। तो वही करना है मुझे, क्या कि जो मेरा सर्कल है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी यहाँ पर कि जो मेरा स्क्वायर है, स्क्वायर के एरिया के अंदर से अगर मैं सर्कल का शेडेड रीजन माइनस कर देती हूँ तो मेरा रिमेनिंग का निकल आएगा। तो स्क्वायर का शेडेड रीजन क्या है, 4a स्क्वायर माइनस सर्कल का क्या है, पाई आर स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस पाई आर की वैल्यू फ्रेंड अभी मैंने जस्ट कितनी बताई है, ए आ गई ना कैलकुलेट करके, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर। तो यहाँ तक आई होप आप सभी आ गए होंगे। तो अब हम इसे फर्दर कैलकुलेट करते हैं, तो ये वाली चीज़ मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी यहाँ पर,
अब आप सभी देखेंगे, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो ए स्क्वायर में कॉमन ले देती हूँ। ए स्क्वायर कॉमन ले दूँगी तो अंदर क्या बच जाएगा फ्रेंड, 4 माइनस पाई। ठीक है, ये चीज़ आपकी बच जाएगी और अपॉन में हमारी चली रही है। ठीक है, अपॉन में यहाँ तक मेरी चीज़ ये निकल के आ गई है, तो ये वाला चीज़ आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के लिए मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगी, एरिया ऑफ कंप्लीट शेडेड रीजन, यानी जितने को मैंने शेड किया अपॉन में टोटल एरिया। तो मेरा शेडेड वाला तो यही आ गया, ये वाली चीज़ मेरी शेडेड की ही आई है, अपॉन में टोटल मेरा एरिया कितना था, 4a स्क्वायर। ए स्क्वायर से मेरा ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरी वैल्यू क्या निकल आएगी, 4 माइनस पाई अपॉन में 4। यानी कि अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं, ऐसा हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है हमें। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो यानी कि यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो भी आपका स्क्वायर, देखो कुछ नहीं करना, जो हमारा स्क्वायर का शेडेड रीजन था उसमें सर्कल का माइनस कर दो, आपके पास एक वैल्यू निकल आएगी। फिर उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी लेनी है, तो जो आपका आंसर आया है वो डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, और टोटल एरिया हमारा क्या होगा, 4a स्क्वायर। क्यों होगा टोटल एरिया, क्योंकि आपको यहाँ पर एक स्क्वायर दिया हुआ है, एक स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसलिए हमने क्या लिया फ्रेंड, 4a स्क्वायर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 17। देखिए फ्रेंड, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, जो कि कहता है राइट द वैल्यू ऑफ के, यानी के की वैल्यू निकालनी है। आपको यहाँ पर दो इक्वेशन दी गई है, डैट इज़ x प्लस के वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, और उनका एक यूनिक सॉल्यूशन आपको बताना है, यानी कि के की वैल्यू निकालनी है सिंपली आपको। तो चलिए आप सभी निकालेंगे, आप सभी ट्राई करेंगे। चलिए फिर हम देखते हैं यहाँ पर हमारी वैल्यू। देखिए सबसे पहले तो आप ये दोनों इक्वेशन देखो, यहाँ पर आपको a कितना दिखाई दे रहा है, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर आपको a कितना दिखाई दे रहा है, 1। ठीक है, कितना दिखाई दे रहा है, 1 एंड ठीक है, और आपको जो b है वो कितना दिखाई दे रहा है फ्रेंड, बताएंगे सभी, बताइए k, और c कितना दिखाई दे रहा है, 0। तो इसको मैं 1, इसको 2, 1 और 1 इक्वेशन क्या, तो 1 नाम डाल दिया मैंने। अब इसी तरीके से a2 आपको कितना दिखाई दे रहा है फ्रेंड, 2। ठीक है, और यहाँ पर जो b2 है यानी कितना दिखाई दे रहा है आपको, माइनस का 1, और जो c2 है वो आपको कितना दिखाई दे रहा है, 0। यानी पहली इक्वेशन के जो हमारे एलिमेंट्स थे उसको मैंने 1 मान लिया और दूसरे वाले को मैंने 2 मान लिया। अब आपने पढ़ा है क्या कि a1 अपॉन में a2, ठीक है, और b1 अपॉन b2। ठीक है, इस तरीके से आपको निकालना है। तो a आपको कितना दिया हुआ है, 1, और 2 कितना दिया हुआ है, 2, 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू b आपको कितना दिया हुआ है, k, और b2 आपको कितना दिया हुआ है, माइनस का 1। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रेंड, माइनस का 1/2। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। तो अब फ्रेंड ये बताओ कि क्या a1 a2 और b1 b2 बराबर है, बिल्कुल नहीं है। तो क्या ये दोनों बराबर होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। तो क्या इनका आंसर बराबर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो अब ध्यान से देखना कि हमारी जो 1/2 है वो हमारी ऑप्शन नंबर बी में भी आ रही थी माइनस की, बट गलती आपसे हो जाती क्या कि आप ऑप्शन नंबर बी में टिक लगाए आते, बट नहीं, बी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर जो हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्यों है करेक्ट, क्योंकि हमने नोट बिलोंग्स टू है, यानी कि दोनों चीज़ें इक्वल नहीं है। क्या ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आपको कहीं से इक्वल दिखाई दे रही है, नहीं, तो आप कैसे कह देंगे कि ये दोनों इक्वल है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो ना ऑप्शन नंबर ए नहीं है ना बी है, वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर बहुत गलतियाँ करते हैं, तो इस चीज़ को आप अपने माइंड में रखना कि हमारी क्या मिस्टेक हो सकती है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज़ यहाँ पर आपको अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास दी हुई है। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, अगर आपको नहीं विजिबल तो देख लीजिए, बिलो 140 लिखा हुआ है,
वो आपको 4 दिया हुआ है, बिलो 145 11 दिया हुआ है, बिलो 150 29 दिया हुआ है, एंड बिलो 155 आपको 40 दिया हुआ है, बिलो 160 आपको 160 दिया हुआ है, बिलो 165 आपको 51 दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले आप इसकी इक्वेशन बनाइए कि इक्वेशन इसकी कैसे बनेगी। ठीक है, सबसे पहले देखो मैं आपको बता देती हूँ आपको लिखना क्या है। तो सबसे पहले फ्रेंड आप इसकी इक्वेशन बनाइए, क्या बिलो बोला हुआ है 140 से बिलो, मतलब सब में दिख रहा है 5 का गैप है। तो एक बार रुको, यहाँ पर हम दूसरे पेन का यूज़ कर लेते हैं। देखो 135 से 140, ठीक है, आपको कितना दिया हुआ है 4, फिर 140 से 145, फिर 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। फर्स्ट दिया हुआ है 4, सेकंड दिया हुआ है 7, नेक्स्ट 18 दिया हुआ है, नेक्स्ट 11 है, नेक्स्ट आपके पास 6 है, नेक्स्ट आपके पास 5 है। तो ये वाली चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन है, बिल्कुल ये वाली चीज़ें आपको दी हुई है, मतलब ये चीज़ आपको बनानी है खुद से। ये बिलो दी हुई है, पहले आप ये देखेंगे कितने कितने का गैप है, आफ्टर डेट इसे आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व और कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी हायर फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा कितनी दी हुई है फ्रेंड 18, ठीक है, तो 18 दी हुई है। तो ये हमारी किसके बीच में लाई कर रही है, ये हमारी फ्रेंड किसके अंदर लाई कर रही है 145 से 150 के बीच में। तो यानी कि इसकी जो क्वेश्चन में पूछे क्या रहा था अपर लिमिट, क्वेश्चन में अपर लिमिट पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमारी लिमिट क्या है 145 से 150। तो इसकी अपर लिमिट क्या हो गई बताइए, 150 है कि 145 है, 150, यस। तो 150 इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा 150। तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है जो थोड़ा बहुत कटा हुआ है, तो ये 150 ही है। तो यहाँ पर जो डी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, जो हमारा 19th क्वेश्चन है वो हमारा असर्शन एंड रीज़न का है। असर्शन एंड रीज़न का मतलब होता है कि आपको एक स्टेटमेंट दी होती है और जो हमारा रीज़न है वो उस ऊपर वाले स्टेटमेंट को क्लासीफाई करता है, मतलब क्लैरिफाई करने की कोशिश करता है कि ये जो काम हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है। ठीक है, तो आप सभी पढ़ेंगे। फर्स्ट कहता है ऑल रेगुलर पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, जो होता है वो हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ठीक है, उसे हम स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, उसके सिमिलर, बिल्कुल ठीक कह रहा है, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है या फिर स्क्वायर होता है। आगे कहता है जो दो हमारे पॉलीगन होते हैं आर सेड टू बी सिमिलर इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि जब दो पॉलीगन जो होंगे वो हमारे सिमिलर होते हैं जिनके एंगल बराबर होते हैं, एंड जो लेंथ होती है वो हमारी कैसी होती है प्रोपोर्शनल होती है। ये बात भी बिल्कुल ठीक कह रहा है। और जो सेकंड वाली बात है वो फर्स्ट वाली बात को हमारी क्लासीफाई भी कर रही है। तो यानी कि यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हमारा जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या है फ्रेंड ए। यानी कि जो हमारा ए ऑप्शन है, यानी कि हमारा जो हमारा असर्शन है वो भी ठीक है, हमारा जो रीज़न है वो भी ठीक है, और जो रीज़न है वो हमारे असर्शन को क्लासीफाई भी कर रहा है। कई बार है ना ये जो होते हैं वो हमारे ऑप्शन में उल्टे सीधे भी आ जाते हैं, मतलब ऑप्शन ए पहले दे दिया, जैसे आपको ज़रूरी नहीं है कि ऑप्शन ए बी सी डी इस तरीके से है। तो जैसे आपको दिखाए जाते हैं कि भाई ऑप्शन ए में क्या बताया जाता है, ए और आर दोनों सही है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बी वाले में कहते हैं दोनों सही है बट आर ठीक नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी वाले में कहता है कि असर्शन सही है रीज़न सही नहीं है। डी वाले में कहता है असर्शन सही नहीं है रीज़न गलत है। तो ये चारों चीज़ें जो है वो आगे पीछे भी हो सकती है। तो आप एग्ज़ाम में बिल्कुल ध्यान से देखना, उसके बाद ही आंसर करना। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, जो कि आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड बराबर होती है, या फिर हमारा एक स्क्वायर जो कि हमारे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के कारण जो होता है वो सही होता है, इक्वल होता है। तो ये चीज़ें इसमें बता रखी थी जो कि बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमें असर्शन दिया हुआ है -5 -5/2 0 5/2 इज़ इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पर ये आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि -5 -5/2 क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये आपको कैसे पता चलता है, आपको इसके लिए क्या निकालना होता है डी। अगर आपके जो डी है वो बिल्कुल सेम आते हैं तो आप क्या बोलते हैं बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डी ही निकाल के देख लेते हैं।
D1 निकालते हैं। कैसे निकलेगा? A2 माइनस A1। A2 यहाँ पर क्या है फ्रेंड आपके पास? -5/2 माइनस A1। तो यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है फ्रेंड? माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5। अब आप क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 एलसीएम और ये हो जाएगा माइनस का 5 प्लस का 10, यानी हो जाएगा 5/2। एक बार हमने D निकाला, वो हमारा 5/2 आ रहा है। एक बार और निकाल लेते हैं D2 के नाम से, जो हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 कितना है आपके पास? 0 माइनस A2 कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 5/2। 0 को ऐड करो तो कितना आता है? 5/2 ही आता है। यानी D हमने यहाँ से निकाला तो भी 5/2 आ रहा है, यहाँ से निकाला तो भी 5/2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे दोनों D1 और D2, इसी तरीके से D3 भी निकालोगे, अगर ये सारे के सारे इक्वल होते हैं, यानी कि D की वैल्यू बिल्कुल सेम आती है, तो इसका मतलब क्या है? ये हमारी AP को फॉलो कर रहा है। अगर ये हमारी AP को फॉलो कर रहा है तो यानी जो हमारा असर्शन है वो बिल्कुल ठीक है। अगर हमारा असर्शन बिल्कुल ठीक है, अब हम क्या करेंगे? रीज़न को चेक करेंगे। ठीक है, अगर हमें ये देखना होता है कि ये AP में है या नहीं है, तो इसके लिए हम D निकाल के देख लेते हैं। हम जो है वो D1, D2, D3 इस तरीके से निकालते हैं। अगर तीनों में D की वैल्यू सेम आती है तो इसका मतलब है वो AP को बना रहे हैं। अगर तीनों की वैल्यू इक्वल नहीं आती तो हम क्या समझते हैं? वो A को नहीं बना रहे। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं इसको आगे। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, मतलब B ऑप्शन। हमसे कहता है कि द टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेस कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। क्या ये पॉजिटिव और नेगेटिव में नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, जैसे कि आप देख भी रहे हो, रैशनल में भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो इसका मतलब, एक बार रुको, इसका मतलब जो है वो हमारा A तो क्या है? बिल्कुल ठीक है, बट R हमारा बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो C है, यहाँ पर तो मैंने आंसर दे भी दिया आई थिंक, हाँ। तो यहाँ पर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट है कि जो हमारा असर्शन है वो बिल्कुल ठीक है और जो हमारा रीज़न है वो हमारा बिल्कुल गलत है। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो आप इन्हें करके देखना क्वेश्चन को और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना एंड अपने फ्रेंड के साथ इसे सब्सक्राइब भी करना, उनसे सब्सक्राइब भी कराना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको ये कैसी लगी वीडियो। इसी तरीके से अगर आपको और पार्ट देखने हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम जल्दी से जल्दी इसके ऊपर और लेक्चर लेके आ पाएँ। एंड इसके अंदर हमने अपने MCQs को कवर किया है। बाकी के जो हमारे क्वेश्चंस हैं, जो हमारे 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के और 6 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं अभी, वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे। तो इसी तरीके से आप वीडियो को सपोर्ट करना, मेरे चैनल को सपोर्ट करना ताकि हम ग्रो कर सके एंड साथ साथ में अपना प्यार इसी तरीके से दिखाते रहना। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।